नीदरलैंड के बगल में जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर मौजूद है जिसका नाम है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। और इसी गार्बेज के ढेर को साफ करने के लिए नीदरलैंड के साइंटिस्ट कई सालों तक एक टेक्निक पर काम कर रहे थे जिसका नाम है द ओशन क्लीनिंग सिस्टम। और यह सिस्टम ओशन के बहाव यानी उसके करंट को यूज कर उसके प्लास्टिक वेस्ट को साफ करने का काम करेगा। और यह सिस्टम 100 किलोमीटर तक लंबा होगा और यह 2020 के आखिर तक इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाना था। क्या आपको हीरे यानी डायमंड में बहुत शौक है और कभी सोचते हैं कि काश आपको सिर्फ एक बार डायमंड छूने को या फिर सिर्फ देख लेने को मिल जाए तो आपका जीवन पूरा धन्य हो जाएगा? तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इसरो के रॉकेट में बैठ जाए और सीधा चले जाए नेपट्टून या फिर यूरेनस में। उधर आपको ढेर सारे डायमंड मिलेंगे और जितना चाहे आप रख लीजिए। आप सोच रहे कि मैं इतना घटिया मजाक क्यों कर रहा हूँ? ये असल में मजाक नहीं है, बल्कि नेपट्टून और यूरेनस के क्लाइमेटिक कंडीशन इतने हार्श और इतने एक्सट्रीम है कि उधर सच्ची में हीरे यानी डायमंड्स की बारिश होती है। ये तस्वीर जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें आपको बच्चा दिखेगा जिसका नाम है जैक। और एक बार इस बच्चे को स्ट्रोक आ गया था और इसको बचाने के लिए इसको 4 ओपन हार्ट सर्जरी से जाना पड़ा। डॉक्टर ने सोचा था कि स्ट्रोक से बच जाएगा, लेकिन हार्ट सर्जरी के बाद इसकी मौत निश्चित था, क्योंकि किसी एक छोटे बच्चे की इतनी सर्जरी के बाद बचना नामुमकिन होता है। पर नेचर ने कोई और भी सोचा था और ये 4 ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जिंदा रह गया। और आप इसकी एक तस्वीर तो देख ही पा रहे हो जिसमें वो बहुत खुश है। आपने तो भुट्टा तो ज़रूर खाया होगा और बारिश के दिन में इसे खाने का मज़ा तो कुछ और ही आता है। पर क्या आपने कभी ग्लास जैम कॉर्न के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमेरिका की एक अलग वैरायटी है और ये ज़्यादातर उधर ही उगाई जाती है और खाया जाता है। और इस भुट्टे के बारे में खासियत ये है कि यह भुट्टे में आपको अलग अलग रंग के दाने मिल जाते हैं। मतलब इस भुट्टे में जो अलग अलग जो दाने होते हैं, जो कॉर्न होते हैं, वो आपको अलग अलग रंगों में मिल जाता है। और आप सोच रहे कि ये सब तो मिक्स होगा किसी केमिकल का, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि इससे पहले दिन से जो इसका बीज बोया जाता है तभी से ये ऐसा ही उगना शुरू हो जाता है और ना ही ये कोई हाइब्रिड प्लांट है। मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपका है पर दूसरे उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसका उत्तर है आपका नाम। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपकी पहली पहचान उसका नाम ही होता है और आपका नाम ही एक आइडेंटिटी के रूप में काम करती है। और साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि इंसानों की तरह ही डॉल्फिन का भी एक खुद की आइडेंटिटी होती है, यानी उनका एक नाम भी होता है जो हमें तो पता नहीं चली, पर दूसरे डॉल्फिन उन्हें बुलाने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और यह नाम इंसानों की तरह वर्ड्स में नहीं, बल्कि उनके भाषा में, यानी उनकी भाषा में एक सीटी होती है, उसके हिसाब से वो दूसरे डॉल्फिन को बुलाते हैं। और ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के तरफ से आया है, जिसने बताया है कि यह पहली ऐसा जानवर है या फिर जीव है जिसने ऐसा कोई बिहेवियर दिखाया है। आपने तो कई सारे कुंफू की फिल्में तो ज़रूर देखे होंगे जिसमें कई सारे कुंफू के मूव्स को दर्शाया जाता है और जिसे करना किसी आम आदमी का बस में तो नहीं है। और कभी ऐसी फिल्म को देखकर ऐसी चुल मच जाती है कि हम अपने को किसी एक कमरे के कोने में छुपा लेते हैं और इनका अभ्यास करते हैं, पर अंत में असफलता ही मिलती है, क्योंकि कुंफू कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए एक ट्रेनर को कई सालों की मेहनत और कठोर ट्रेनिंग के बाद ही इन सभी को प्राप्त करने का मौका मिलता है। और अगर आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू का बैटल ग्राउंड, यानी उसका ग्राउंड कहीं पे भी है, तो वो चाइना है कि शाओलिन में। और पर आपको ये ज़रूर पता नहीं होगा कि यही शाओलिन कुंफू
चाइना में नहीं बल्कि बुद्ध के जन्म स्थान यानी भारत में हुआ, और इसे खोजा गया एक पल्लवा के राजकुमार ने जिसका नाम था बोधिधर्मा। हवाई देश में एक सर्कस हो रहा था जहाँ पर कई सारे जंगली जानवर अपने करतब दिखाकर इंसान का मनोरंजन कर रहे थे, और इन्हीं जंगली जानवरों में से एक था एक हाथी जिसका नाम टाइग था, और वो भी अपने करतब दिखाकर मनोरंजन करते हुए अचानक ही उस सर्कस के कैंप से बाहर निकल गया। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये आखिर हुआ क्यों, और क्योंकि उस हाथी को कोई भी नहीं रोक पा रहा था तो उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई गई, और पूरे 86 गोलियां उस पर चलाने के बाद वो हाथी मर गया। और जब इन सब के बारे में उस सर्कस से पूछा गया तो उनको पता चला कि उस हाथी पर 12 साल तक टॉर्चर हो रहा था, जिसके कारण जब उसे मौका मिला तो वह हाथी कैंप से बाहर निकल कर भाग चला। हम तो सर्कस जाते हैं कई सारे करतब देखने के लिए जो जंगली जानवर हमको दिखाते हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता है कि वो ट्रेनर इन पर क्या जुल्म करते हैं जिससे उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सर्कस को देना पड़ता है, और लोगों का मनोरंजन करके उनका पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप कहीं ऐसे सर्कस में जाते हैं तो उनके बारे में ज़रूर सोचें।